हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आगम क्लासेस के इस वीडियोज़ में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटी की। तो पॉलिटी होता क्या है या पॉलिटी कहते किसे हैं हम? मूल रूप से हम राज्य व्यवस्था को ही संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हमें राज्य के बारे में समझना होगा, क्योंकि राज्य व्यवस्था जो है ये दो शब्दों के मेल से बना है। एक है राज्य और दूसरी है व्यवस्था। तो इन दो टर्मों को हमें यहाँ पर समझना होगा कि राज्य हम कहते किसे हैं। तो राज्य की परिभाषा जो निर्धारित की गई थी, ये की गई थी मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1993 में। मॉन्टेविडियो जो शहर है ये आपका उरुग्वे देश है, वहाँ की कैपिटल है मॉन्टेविडियो। और मॉन्टेविडियो ने सभी सभी देशों ने यहाँ पर भाग लिया था 1993 में, और यहीं से राज्य शब्द की परिभाषा निकल के आई है। तो राज्य के लिए यहाँ पर चार तत्व निकल के आए थे कि राज्य हम कहेंगे किसको। तो राज्य होने के लिए चार चीज़ों का होना इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला होती है भूभाग। पहली जो रिक्वायरमेंट होती है किसी देश को हम राज्य कहेंगे तो उसके लिए भूभाग होना जरूरी है। दूसरी होती है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। तीसरी होती है उस देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट यानी कि सरकार। और चौथी होती है संप्रभुता। जब किसी देश के पास इस चारों चीजें होती हैं तब उस देश को हम राज्य कहते हैं या स्टेट कहते हैं। तो हमारे जैसे हम भारत की बात करें तो भारत के पास भूभाग है। हाँ, भूभाग है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में भारत सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। और गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर है देश को संचालित करने के लिए। और सोवेरेनिटी यानी भारत, सोवेरेनिटी का मतलब होता है, संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत किसी के दबाव में काम नहीं करता है, यानी निर्णय लेने की स्वतंत्रता भारत के पास है। अब जो संप्रभुता होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है इंटरनल सोवेरेनिटी और एक होती है एक्सटर्नल सोवेरेनिटी, यानी आंतरिक आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता के अंतर्गत ये भारत सरकार यदि देश के अंदर कोई कानून बनाना चाहती है तो उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, वो किसी भी प्रकार का कानून भारत के अंदर बना सकती है। और एक्सटर्नल सोवरेनिटी यानी बाह्य संप्रभुता हम उसे कहते हैं कि भारत सरकार या भारत किसी भी देश के दबाव में काम नहीं करता है। यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्णय लेना चाहता है तो उसके ऊपर किसी भी देश का दबाव नहीं है, वो निर्णय ले सकता है। तो इन सभी बातों में या सभी चीज़ों में जो चार एलिमेंट्स होते हैं, इन सभी में जो महत्वपूर्ण होती है वो होती है संप्रभुता। यदि किसी देश के पास ये तीन चीज़ें हैं और संप्रभुता नहीं है तो उसको हम राज्य नहीं कहेंगे। तो राज्य होने के लिए ये चार चीज़ों का होना अति आवश्यक होता है। तो हमने यहाँ पर समझा कि राज्य हम किसे कहते हैं। तो राज्य के लिए चार चीज़ों या चार तत्वों का होना अति आवश्यक होता है। पहला भूभाग को समझा, दूसरा जनसंख्या को समझा, तीसरा हमने गवर्नमेंट के बारे में समझा और चौथा समझा हमने संप्रभुता के बारे में। अब हम बात करते हैं व्यवस्था के बारे में कि व्यवस्था होती क्या है। तो व्यवस्था यानी उसको बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम या किसी व्यवस्था को चलाने के लिए हमें रूलों की ज़रूरत या नियमों की ज़रूरत होती है। रूल्स या रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं। और ये जो रूल और रेगुलेशन होते हैं इनके मौलिक नियमों के जो समूह होते हैं या ये समूह जहाँ पर ये नियम और उपनियमों को रखा जाता है, इसी को हम संविधान कहते हैं। तो ये संविधान संविधान क्या होता है? किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। तो संविधान के बारे में हमने यहाँ पर समझा कि किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए बनाए गए मूलभूत कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। तो यहाँ पर हमने राज्य को और व्यवस्था को समझने के बारे में बात की। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि ये संविधान होता क्या है या संविधान हम किसे कहते हैं। तो जो संविधान जो शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है। या जो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है और इस संविधान का जो अर्थ होता है किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए नियम। किसी देश
या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए जो नियम कानून होते हैं या जो निर्देश होते हैं, इसी को हम संविधान कहते हैं। या संविधान एक ऐसा दस्तावेज या ऐसी पुस्तक होती है जिसमें किसी देश के संचालन के बारे में नियम उपनियमों का समूह होता है या संग्रह होता है, इसी को हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। तो लिखित संविधान जो है हमारा, ये लिखित संविधान का मतलब होता है जहाँ पर जो नियम कानून होते हैं वो लिखित रूप से हैं, वो ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। तो रिटर्न संविधान हमारा भारत का रिटर्न संविधान है या रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और यूएसए का यानी अमेरिका का भी जो संविधान है वो लिखित संविधान है। अलिखित जो संविधान है यानी यहाँ पर जो नियम कानून का संचालन होता है ये परंपराओं के आधार पर होता है या पुराने डिसीजन के आधार पर यहाँ का जो शासन संचालन किया जाता है। तो अलिखित जो संविधान है यानी अनरिटर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यह है ब्रिटिश संविधान या ब्रिटेन का संविधान। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ अन्य फैक्टों की, जैसे सबसे पहले संविधान का निर्माण विश्व स्तर पर या किसने किया था, तो ये किया था यूएसए ने, और यूएसए का सबसे पहला लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो है इंडिया का, क्योंकि जो अमेरिका का संविधान है इसमें केवल 7 आर्टिकल हैं या 7 अनुच्छेद हैं, जबकि विश्व का सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है या लिखित रिटर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें लगभग 395 जो मूल रूप से जो संविधान जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और 22 इसमें भाग थे। इस प्रकार से भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और एक और यहाँ पर फैक्ट है कि जो विश्व का सबसे नया जो संविधान बना है वो बना है नेपाल का, और ये कब लागू हुआ है, 20 सितंबर 2015 को। तो सबसे नया जो संविधान है वो किस देश का है, वो है इसका नेपाल का। कहाँ का है, नेपाल का। इसके बाद हम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर भारत का जो संवैधानिक विकास है, कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो किस प्रकार से होता है। तो भारत के संवैधानिक विकास को समझने के लिए हमें इसके पहले की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में समझना होगा कि भारत में किस प्रकार से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और धीरे धीरे करके वो भारत में शासन स्थापित कर लेती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो भारत में आने वाली जो सबसे पहली कंपनी थी वो थे पुर्तगाली, या पुर्तगाली लोग भारत में सबसे पहले आए। तो भारत में या भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा के द्वारा कर दी गई, और ये आशा अंतरीप के मार्ग से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था या केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। जो कैफ ऑफ गुड होप है या आशा अंतरीप है, ये दक्षिण अफ्रीका का जो अंतिम बिंदु है उसको हम कैफ ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पहले बिंदु में हमने डिस्कस किया कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की है, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा एक कब आया है भारत, 1498 में, और कहाँ पहुंचा था, ये पहुंचा था केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति था, और आशा अंतरीप के मार्ग से ये भारत में पहुंचता है। तो आशा अंतरीप जो बिंदु है या कैप ऑफ गुड होप है, इसके इतिहास में जो खोज की थी ये बार्थोलोम्यू डियाज नाम के व्यक्ति ने की थी, और ये व्यक्ति भी पुर्तगाली व्यक्ति था। इसने आशा अंतरीप या बार्थोलोम्यू डियाज नाम के व्यक्ति ने आशा अंतरीप की खोज की थी 1488 में। कब की थी, 1488 में इसने खोज की थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि समय समय पर भारत में पहले पुर्तगालीज आए, उसके बाद में जो कंपनी आई वो कंपनी के स्थापना का क्रम है। तो सबसे पहले भारत में जो कंपनी स्थापित की गई थी व्यापार के उद्देश्य से जो आई थी वो पुर्तगाली आए, फिर पुर्तगाली की स्थापना की गई, फिर ब्रिटेन आए, फिर डच नीदरलैंड के निवासियों को बोलते हैं, और डेनिश, और लास्ट में आए फ्रांस। यानी ये कंपनियों की जो स्थापना है वो उनका क्रम है। इसके बाद में इसी के साथ में जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये 31 दिसंबर 1600 को की जाती है।
ब्रिटे भारत में ब्रिटिश 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए। तो जो अंग्रेज थे या ब्रिटिशर्स थे वो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। और इनको जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में एक राजलेख जारी करके, राजलेख या जिसको हम चार्टर भी बोल सकते हैं, जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया था। यानी जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजलेख या चार्टर जारी करके ये अनुमति प्रदान कर दी है 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समझना जरूरी है। ये व्यापारिक अधिकार या ट्रेड जो मोनोपोली है उसको हम किसे कहते हैं? तो ट्रेड मोनोपोली या व्यापारिक जो एकाधिकार है, इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन से केवल एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए आएगी। इसके अलावा और किसी कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। इसी को हम कहते हैं व्यापारिक एकाधिकार। तो व्यापारिक एकाधिकार कंपनी को मिल गया है और भारत में ये कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आ गई है। अब जब व्यापार करने के लिए भारत में आ गई तो इसको भारत में व्यापार करने के लिए वहाँ के शासकों से अनुमति प्रदान करने के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति आया है वर्ष 1608 में। वर्ष 1608 में कैप्टन हॉकिंस, जो कि उस समय भारत में मुगल सत्ता स्थापित थी या मुगल एम्पायर का शासन था, तो ये 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए भारत आते हैं, परंतु व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाती है तो उसको व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1608 में कैप्टन हॉकिंस को भारत में भेजा जाता है। भारत में जब वो आता है तो उस समय जहांगीर का शासन भारत में होता है और वो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है। इसी क्रम में या इसके बाद में एक अगले व्यक्ति को भारत में भेजा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और उसका नाम है सर टॉमस रो। सर टॉमस जो रो है, इसको 1615 ईस्वी में भेजा जाता है और यह व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में पूर्णतः सफल हो जाता है। जब एक कंपनी पूर्णतः सफल हो जाती है, व्यापारिक एकाधिकार इनको ये व्यापार करने की अनुमति प्रदान हो जाती है, तो ये जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के काल तक पुर्तगाली डचों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाते हैं। यानी जो अंग्रेज होते हैं ये पुर्तगाली व डचों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जब तक औरंगजेब का भारत में शासन रहता है, अंग्रेजों का व्यापार सीमित मात्रा में या सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है, इसके बाद में मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और यहाँ पर मुगल शासक रहता है फर्रुख शेर। मुगल शासक रहता है फर्रुख शेर और 1717 में मुगल शासक फर्रुख शेर ने एक शाही फरमान जारी करके कंपनी को बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देता है। इसी के साथ कंपनी बंगाल में व्यापार करने लगती है और वो यहाँ पर उसको निःशुल्क शाही फरमान जारी करके निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति कौन सा शासक देता है? फर्रुख शेर देता है। कब देता है? 1717 में उसको दे देता है। इसी के बाद में एक घटना घटती है 1756 में, अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में एक बाउंड्री वाल या किलेबंदी कर ली जाती है, जिस कारण सिराजुद्दौला ने बंगाल में काल कोठरी की घटना को अंजाम दिया था। यहाँ पर जो कोठरी बनाई जाती है अंग्रेजों के द्वारा या जो कंपनी की स्थापना की जाती है बंगाल में, बंगाल के चारों तरफ या जो कोठरी थी उसके किलेबंद उसको कर दिया जाता है, जिसका पता सिराजुद्दौला को चलता है और वो काल कोठरी की घटना की यहाँ पर घटती है। इसी के बाद में
कालकोटरी घटना के बाद में एक युद्ध होता है जिसको हम इतिहास में प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। प्लासी का जो युद्ध होता है ये 23 जून 1757 को होता है और ये कहाँ पर होता है? ये प्लासी के मैदान में होता है और ये विलेज था कहाँ का? पश्चिम बंगाल का एक विलेज है या गांव है प्लासी, और यहाँ पर युद्ध होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और बंगाल के नवाब के बीच, सिराजुद्दौला के बीच। तो यहाँ पर कंपनी का जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं रॉबर्ट क्लाइव, जबकि बंगाल के जो नवाब थे तो बंगाल के नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर। ये मीर जाफर अंग्रेजों से जाके मिल जाता है और यहाँ पर बंगाल के नवाब की हार हो जाती है। तो इस प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब की हार हो जाती है और इसके बाद में यहीं से कंपनी का शासन भारत में कंपनी के शासन की शुरुआत होने लगती है। किस युद्ध से भारत में कंपनी के शासन की शुरुआत मानी जाती है? तो ये मानी जाती है प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। किन किन के बीच में लड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव के बीच और बंगाल के नवाब के बीच। और इनकी सेनापति जो था वो कौन था? मीर जाफर। तो मीर जाफर के सहयोग से कंपनी इस युद्ध को जीत लेती है और यहीं से कंपनी के शासन की भारत में शुरुआत हो जाती है। कंपनी के शासन की जब शुरुआत हो जाती है इसके बाद में एक अगला युद्ध लड़ा जाता है जिसको इतिहास में हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर का युद्ध जो लड़ा जाता है ये बक्सर में लड़ा जाता है। बक्सर जो कि बिहार सिटी है, बिहार का एक जिला है बक्सर, सिटी ऑफ बिहार या बक्सर का बिहार का जिला है। तो ये युद्ध जो लड़ा जाता है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं हेक्टर मुनरो। और यहाँ पर भारत में जो संयुक्त सेना होती है, संयुक्त सेना में मुगल शासक रहते हैं शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब रहते हैं शुजाउद्दौला और बंगाल के जो नवाब रहते हैं मीर कासिम। तो इन संयुक्त सेना के बीच में युद्ध लड़ा जाता है जिसको हम बक्सर का युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की फिर से विजय हो जाती है और यहाँ पर वास्तविक सत्ता की नींव अंग्रेजों की भारत में पड़ जाती है। इस युद्ध के बाद अंग्रेज पूरी तरह से भारत में शासन स्थापित कर लेते हैं। तो इसके बाद में जब ये युद्ध हो जाता है और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है, इसके बाद युद्ध में एक संधि होती है। इस संधि के द्वारा जिसको हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं और ये संधि 1765 में होती है। इस संधि के बाद में बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ हो जाता है या डबल गवर्नमेंट की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। इस संधि के बाद में जो प्रमुख रूप से प्रावधान किया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए हैं। किस संधि के बाद? 1765 की संधि के बाद। दीवानी अधिकार क्या होते हैं? दीवानी अधिकार राजस्व एवं जो दीवानी न्याय यानी सिविल जस्टिस के जो मामले होते हैं इन सब पर किन का नियंत्रण हो गया? अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। यानी जो राजस्व यानी रेवेन्यू एवं जो दीवानी न्याय है यानी सिविल जस्टिस वाले जो मामले हैं वो कौन देखेंगे? वो अंग्रेज देखेंगे। यानी इन सब के अधिकार अंग्रेजों को प्रदान हो गए हैं 1765 की संधि के बाद, जिसको हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इस तरह से भारत में अंग्रेजों की शासन स्थापित हो जाता है। यानी कंपनी व्यापार तो करती ही करती है, साथ में यहाँ पर शासन भी स्थापित कर लेती है। तो इसी के साथ भारत में कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है। अब जब कंपनी का भारत में शासन स्थापित हो जाता है तो विभिन्न घटनाओं का हमारे संविधान पर प्रभाव देखना है कि जो विभिन्न घटनाएं इतिहास में जो घटी हैं उनका हमारे संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इफेक्ट ऑफ वेरियस इवेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें समझना है। तो जब कंपनी का शासन भारत में हो जाता है तो कंपनी का जो शासन चलता है यानी कंपनी का जो रूल्स चलते हैं भारत में, ये चलते हैं 1773 से 1858 तक। 1858 तक जब 1858 तक चलते हैं और 1858 के बाद
से 1947 तक ताज का शासन चलता है, जिसको हम क्राउन बोलते हैं, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा शासन स्थापित हो जाता है। 1858 से 1947 तक यहाँ पर शासन रहता है। तो कंपनी का शासन रहता है 1773 से 1800, यानी ये जो कंपनी थी प्राइवेट कंपनी थी, और प्राइवेट कंपनी का शासन कब से कब तक रहेगा? 1773 से 1858 तक, और 1858 से 1947 तक, यानी जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाएगी तब तक शासन रहेगा वहाँ के क्राउन का, यानी वहाँ के किंग का शासन रहेगा, या ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन रहेगा। तो कंपनी का जो शासन रहता है, या कंपनी के शासन में जो मुख्य रूप से जो नियम लाए जाते हैं, नियम या जो एक्ट लाए जाते हैं, उनमें सबसे पहला जो एक्ट लाया जाता है वो लाया जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर लाया जाता है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। अगला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम। इसके बाद में चार्टर अधिनियम लाए जाते हैं, जो कि 20-20 वर्षों के अंतराल से लाए जाते हैं। पहला लाया जाता है 1793 में, दूसरा 1813 में, 1833 में, 1853 में। तो यहाँ तक 1853 तक या 1858 तक कंपनी का सीधा शासन रहता है भारत में। इसके बाद में कंपनी के शासन को समाप्त करके यहाँ पर क्राउन का शासन या ताज का शासन की शुरुआत हो जाती है, और इसी क्रम में यहाँ पर अधिनियम लाया जाता है 1858 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद जो अधिनियम है ये आपके कौन कौन से हैं? 1861 का, 1892 का, 1909 का अधिनियम। इसके बाद में जो अगले अधिनियम आते हैं, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, और इसके बाद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इन सभी अधिनियमों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो अधिनियम है वो कंपनी का जब भारत में शासन स्थापित हो जाता है, तो इसी क्रम में कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा पहला कदम उठाया जाता है कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला जो अधिनियम लाया जाता है या नियम लाया जाता है रेगुलेटिंग, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो रेगुलेटिंग एक्ट है कब लाया गया? 1773 में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? तो ईआई से यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। तो किस एक्ट के द्वारा भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई? तो वो रखी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के जो गवर्नर जनरल पहले बने थे वो बने थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ पर एक और प्रावधान किया गया कि जो बम्बई मद्रास के गवर्नर थे, बंगाल के इनके जो बम्बई मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी इनकी जो पावर थी वो किनको दे दी गई? बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गई। इसीलिए हम कहते हैं कि बंगाल में या केंद्रीकरण या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर नींव रखी गई या केंद्रीकरण व्यवस्था की नींव रखी गई। जो इनके अधिकार थे वो किनको दे दिए गए? बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिए गए। इसी के साथ में इसमें एक अन्य प्रावधान भी किया गया कि जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनकी कार्यकारी परिषद की यहाँ पर स्थापना की गई। कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य होते थे, टोटल 5 सदस्य होते थे। एक 4 सदस्यीय की स्थापना की गई कार्यकारी परिषद की, यानी काउंसिल की स्थापना यहाँ पर कर दी जाती है। एक इसमें गवर्नर जनरल होता था और 4 इसके सहायता के लिए सदस्य बनाए गए थे। तो यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल की लिए कार्यकारी परिषद की यहाँ पर स्थापना की जाती है। किस एक्ट के तहत की जाती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यहाँ पर स्थापना की जाती है। और यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं, जैसे कोई प्रस्ताव आया है उसको पास करने के लिए यहाँ पर जो
डिसीजन होता है वो बहुमत के आधार पर या मेजॉरिटी के आधार पर तय किए जाते थे, या जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो बहुमत के आधार पर किए जाते थे। इसी के साथ में यहाँ पर 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो 1774 में उच्चतम न्यायालय या जिसको हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है कलकत्ता में, और इसमें 4 जज होते हैं। 4 जजों में एक होता है मुख्य जज यानी चीफ जस्टिस, और पहले जो चीफ जस्टिस बनते हैं वो बनते हैं एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे को पहला जज या मुख्य जो चीफ जज हैं वो बनाया जाता है चीफ जस्टिस। और अन्य जो जज हैं यानी अदर जस्टिस हैं वो होते हैं 3। तो एक होते हैं आपके चैम्बर्स, दूसरे होते हैं लेमेस्टर, और तीसरे होते हैं हाइट। तो ये अन्य जजों के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो मुख्य जज पहले कौन बने थे? एलिजा एम्पे। और अन्य जज थे या अदर जस्टिस थे जो चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट को बनाया गया था। इसी के साथ में एक अन्य प्रावधान भी इसमें किया गया था कि जो कंपनी को भारत में व्यापार एवं शासन करने की जो अवधि थी उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया जाता है। तो इस एक्ट में एक मुख्य रूप से प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि राज्य व्यवस्था का अर्थ क्या होता है या राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पर राज्य को समझने का प्रयास किया, हमने समझा कि संविधान हम किसे कहते हैं, साथ ही में हमने समझा कि भारत में अंग्रेज किस प्रकार से कंपनी के रूप में आते हैं या व्यापार करने के लिए आते हैं, और धीरे धीरे वो यहाँ पर 1757 के युद्ध को जीत लेते हैं, और इसके बाद में 1764 के युद्ध को जीत लेते हैं और भारत में शासन स्थापित कर लेते हैं। अब इसके बाद में हमने देखा कि जो कंपनी का शासन रहता है ये भारत में 1773 से लेके 1858 तक रहता है। 1858 से 1947 तक यहाँ पर सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में शासन हो जाता है। इसके बाद में हमने देखा कि कंपनी को नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहला कदम उठाया गया है जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा रेगुलेटिंग एक्ट क्या था या उसमें मुख्य रूप से क्या प्रावधान किए गए हैं। अगली क्लास में हम समझेंगे 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, और साथ में समझेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। तो इन सभी एक्टों की श्रृंखला को हम अगली क्लास में समझने का प्रयास करेंगे।